बच्चों, आज हम करेंगे आपका क्लास 10 इंग्लिश का सबसे इंटरेस्टिंग राइटिंग स्किल, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिखें, कैसे लिखें और क्या स्ट्रक्चर रखें अपनी चीजों का। चलिए आज की क्लास में मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करती हूँ हर वो चीज जो आपको हेल्प करेगी एक एनालिटिकल पैराग्राफ को सही से लिखने में। तो come on, let's get going. This meeting is. हाँ जी, क्या क्या कवर करूंगी मैं आज की वीडियो में। पहली चीज, एक एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप लोग अक्सर एग्जाम में कर आते हो ये पैराग्राफ लिखते वक्त, इन कैसे उनको अवॉइड करें। उसके बाद मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी इसका सही स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर। एंड फाइनली एंड करूंगी वीडियो को कुछ टिप्स के साथ। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ जी, एक एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है भाई? डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक शॉर्ट वेल स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग है जो एक्सप्लेन या एग्जामिन करता है फैक्ट्स या डाटा को किसी ग्राफ, टेबल या पिक्चर की मदद से। अब गलती हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपना इंटरप्रिटेशन लिखते लिखते उस डाटा या उस ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं अपने पर्सनल ओपिनियंस का। आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट, आई कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट। ठीक है, हमें पहले तो आदत बनानी है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते टाइम इस आई को भूल जाने की। आई क्या, किसी भी तरह के पर्सनल प्रोनाउन को भूल जाने की। सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ओपिनियन, एनालिटिकल पैराग्राफ कोशिश करता है कि लोग समझे ट्रेंड्स, पैटर्न्स और गिवन डाटा का सिर्फ कंपैरिजन करें। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो पूरी तरह डाटा पे बेस्ड होनी चाहिए एंड उसका नेचर एनालिटिक होना चाहिए। यानी उस पैराग्राफ के अंदर आपको ये समझ आना चाहिए डाटा क्या प्रेजेंट कर रहा था। ओके, एंड उसके क्या पॉसिबल रीजंस थे बिहाइंड इट। ओके, अब क्यों जरूरी है हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना आना? पहला, हम इससे डाटा को समझना सीखते हैं। दूसरा, हमारी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। एंड तीसरा, डेफिनेटली राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है जब हम एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं। सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं बच्चे, अपना पर्सनल ओपिनियन वहां डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ एनालिसिस। एक कॉमन चीज है, जैसे हम लिख देते हैं, ओ माय गॉड दिस डाटा इज शॉकिंग, या आई थिंक ये ट्रेंड बुरा है। एनालिटिकल पैराग्राफ ये चीज आपसे नहीं पूछ रहा। एनालिटिकल पैराग्राफ सिंपली कहता है कि ट्रेंड क्या दिखा रहा है। इज इट इंक्रीजिंग, इज इट डिक्रीजिंग, इज इट हायर देन बिफोर या इज इट लोअर देन बिफोर, व्हाट इज इट लाइक। ठीक है, आप कॉपी करते जाते हो डाटा को बिना उसे एक्सप्लेन किए कि 2016 में 10% चीज ऐसी थी, 2020 में 15% हो गई, 2024 आते आते 25% उस चीज में इंक्रीज या डिक्रीज आया। भाई नहीं, जस्ट राइटिंग नंबर्स इज नॉट इनफ। रिपीट करने से वही चीज जो ग्राफ में लिखा है, व्हाट इज द पॉइंट? कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आपने कोई एनालिसिस तो किया ही नहीं। आपने तो बस एक ग्राफ को टेक्स्ट फॉर्म में टीचर को लिख के दे दिया, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। देन कंक्लूजन, मेजॉरिटी बच्चे एनालिटिकल पैराग्राफ को कंक्लूड ही नहीं करते। एक सिंगल पैराग्राफ में जो उन्होंने ग्राफ में देखा वो लिखाते हैं, बात खत्म। अरे बाबा, हमेशा समराइज करो उस ट्रेंड को जो आपको उस ग्राफ में या उस टेक्स्ट में दिखा। बिना एक कंक्लूजन के हर पैराग्राफ इनकम्प्लीट ही रह जाता है। एंड लैक ऑफ कंपैरिजंस या लिंकिंग वर्ड्स, आप कंपेयर ही नहीं करते चीजों को यार, या किसी भी तरह का लिंक ही नहीं क्रिएट करते सेंटेंसेस में। उससे दिक्कत क्या आती है कि भाई बहुत बोरिंग हो जाता है आपका पैराग्राफ, मजा नहीं आता उसे पढ़ने में, उसे चेक करने। ठीक है, और आपको लिखने में भी नहीं आता होगा, आप सोचते हो क्या बस लाइनें लिखे जा रहा हूँ, नंबर्स को वर्ड्स में लिख रहा हूँ, डजंट मेक सेंस, राइट? तो आज हम सीखते हैं इन चीजों को कैसे इंप्रूव किया जाए। ओके,
तो पहले तो ये समझो बच्चों, एनालिटिकल पैराग्राफ दो तरह के होते हैं। पहला, एक डाटा या ग्राफ के बेस्ड पे कोई इनपुट आपको मिल जाएगा, एक पिक्चर बना आ जाएगा पैराग्राफ का या पाई चार्ट का, या कोई टेबल बनी आ जाएगी जिसमें बहुत सारे नंबर्स या डेटा लिखा हो। ओके, कभी कभार, एंड एक्चुअली अगर इस साल का सैंपल पेपर आप देखो, आपके दोनों क्वेश्चंस टेक्स्ट बेस्ड इनपुट है। ठीक है, यानी एक टेक्स्ट, एक ओपिनियन, एक ब्लॉग का कॉर्नर, एक एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी आपको वहां दे रखा है और उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस लिखना है। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप कौन सा एक प्रिपेयर करो, बट मैं दोनों ही आज आपको विद स्ट्रक्चर एंड मॉडल आंसर समझा रही हूँ। ओके, हाँ जी भाई, शुरुआत करेंगे डाटा या ग्राफ बेस्ड इनपुट की। हमेशा एक इंट्रोडक्शन होना जरूरी है आपके एनालिटिकल पैराग्राफ में, फिर उसकी बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइनों का होना चाहिए, बस 2 से 3 लाइन है आपकी उस हॉरिजॉन्टल आंसर शीट का जो आप यूज करते हो। ओके, उसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मेन आइडिया या ट्रेंड क्या है डाटा का, ये डाटा क्या शो कर रहा है, व्हाट इज इट अबाउट, वो बताओ। एंड किस टाइप का डाटा है वो लिख दो, कि भाई ये जो ग्राफ है वो क्या है, ये टेबल क्या शो कर रही है, या ये चार्ट क्या शो कर रहा है। तो आपकी सिंपल लाइन क्या बनेगी, द टेबल शोज अस अबाउट टॉपिक, द बार ग्राफ इज टेलिंग अस, या टेलिंग या शोइंग वर्ड नहीं यूज करना, इंडिकेट वर्ड यूज कर, प्रेजेंट वर्ड यूज कर। ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स विद प्रैक्टिस, जो आपका कंफर्ट जोन की वोकैबुलरी हो उसे आप पिक कर लें। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया 2 से 3 लाइन का, उसके बाद बॉडी या मेन एनालिसिस पे आते हैं डाटा के। अब जब भी कोई डाटा या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, उसका एनालिसिस किस तरह से वर्क करता है बच्चों, पहला उसमें की ट्रेंड या पैटर्न देखो कि क्या दिख रहा है। ठीक है, कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है, किसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जब आप वो समझ लो, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू के बारे में लिखो, फिर लोएस्ट वैल्यू के बारे में, और फिर उनको कंपेयर करो। ओके, कितना डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच। देन परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हो चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, ये ऑप्शनल है, बिकॉज किस तरह का ग्राफ आएगा, किस तरह का डाटा आएगा, आई डोंट नो, मैं एक सजेशन दे रही हूँ। ओके, कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको दिखे, एक या दो, वो मेंशन करो, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, टीचर को समझ आता है कि इस डाटा को देख के आपने सिर्फ वर्ड्स में नहीं लिखा, आपको एक्चुअली समझ आया ये डाटा क्या शो करना चाह रहा है। अभी एक मॉडल आंसर से सब कुछ समझाऊंगी डिटेल। एंड फाइनली कंक्लूड करने के लिए समराइज कर दो कि ओवरऑल आपको क्या समझ आया, और एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या प्रिडिक्शन दे दो इस डाटा के बेस पे। ओके, अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करूंगी और एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगी। ऑलराइट बच्चों, अब एक काम करो, आप भी ये जो साइड में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसका एक पिक्चर क्लिक कर लो। ठीक है, रीजन बाय, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन समझाऊंगी आपको, तो आप देखना कैसे साथ साथ ही मैं इसी फ्लो में अपना आंसर फ्रेम करूंगी, और आप मैच करते जाना कि कैसे ये पॉइंट्स आपको एक करेक्ट स्ट्रक्चर दे देंगे एनालिटिकल पैराग्राफ करने के लिए। ओके, तो ये रहा मेरा सैंपल क्वेश्चन, ये मैंने इस साल के सपोर्ट मटेरियल का पहला ही क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ है जो बर्थ और डेथ रेट शो कर रहा है कंट्री के अंदर इन सालों के बीच, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो। ठीक है, तो मेरे को मेरी इंट्रोडक्शन की लाइन मिल गई कि भाई ये ग्राफ शो कर रहा है डेथ रेट और बर्थ रेट इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 टू 2100। हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर मैं यहाँ एनालाइज करूं, यहाँ दो ट्रेंड्स हैं, बर्थ रेट अलग, डेथ रेट अलग। सो हाईएस्ट ट्रेंड मुझे बर्थ रेट का दिख रहा है, और उसके बाद लोएस्ट ट्रेंड डेथ रेट का। तो मैं शुरुआत करूंगी बर्थ रेट के बारे में लिखने से, और उसके बाद मैं लिखूंगी डेथ रेट के बारे में। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद पॉइंट क्या कह रहा था, परसेंटेज या फ्रैक्शन यूज करो, भाई यहां नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको स्किप करते हैं उस पॉइंट को। एंड लास्ट था कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हाईलाइट करो।
ठीक है। तो अब बर्थ रेट तो भाई कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बट हाँ एक चीज जो मैं इन दोनों डाटा को देख के कह सकती हूँ कि ओवर टाइम बच्चों अगर आप भी देखो बर्थ रेट और डेथ रेट का गैप यहाँ ज्यादा है, बट ओवर टाइम वो कम भी हुआ, ठीक है, नैरो होता जा रहा है उनके बीच का गैप, छोटा 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 यहाँ बढ़ गया, लेकिन फिर ये अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, तो यानी फिर वो गैप कम हो रहा है। तो मैंने दोनों डेटा के बीच का एक कंपैरिजन पॉइंट भी ढूंढ लिया लिखने के लिए, एंड फाइनली इनमें से एक का रीजन डाल दूंगी कि क्यों मुझे लग रहा है ये इतना चेंज आ रहा है, कि डेथ रेट इतनी क्यों चेंज हो रही है। ओके, तो ये मेरा बॉडी वाला पार्ट बन सकता है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या करना होता है, समराइज करो इस ट्रेंड को, या फिर एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या प्रिडिक्शन। तो मैं इंटरप्रेट तो नहीं कर पा रही, पर हाँ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ फ्यूचर। प्रिडिक्ट करूँ तो मुझे ये लग रहा है कि भाई आगे चलते चलते जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट का गैप कम होता जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी काफी चेंज होगी, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी एग्जाम में यही करना है बेटा। जो स्ट्रक्चर आज मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको पहले क्वेश्चन को देखकर उसे समझना है कि क्या क्या आप लिखोगे, एंड फिर लिखना शुरू करना। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप सोचोगे मैम बहुत टाइम लग रहा है, आपको तो आता है इसीलिए आप इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो। 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, घर में 1 या 2 प्रैक्टिस करना, टाइमर लगा के 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स पूरे अपने इस एनालिटिकल पैराग्राफ को देना आप, ठीक है, एंड फिर देखना कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। आई एम श्योर आप 10 मिनट के अंदर अंदर सोचने के साथ साथ पूरा पैराग्राफ लिख भी दो। ओके, तो चलो अभी देखो मैंने कैसे लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट इन अ कंट्री, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है ओवर टाइम, ठीक है। फिर फिर मैंने शुरू किया हाईएस्ट डेटा से, बर्थ रेट लो थी बट फिर धीरे धीरे बढ़ी, उसके बाद फिर घटी, उसके बाद फिर बढ़ी एंड बढ़ती रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सिर्फ उस डेटा को नहीं लिखा, मैंने अपना एनालिसिस जो मुझे दिख रहा है उस ग्राफ में मैंने वो भी लिखा। फिर मैंने बात की डेथ रेट की। ऑन द अदर हैंड डेथ रेट शुरुआत में लो थी, पर फिर इट केप्ट गोइंग अप एंड डाउन ओवर द इयर्स, ग्राफ यही शो कर रहा था। आफ्टर 2001 वो फिर तेजी से बढ़ने लगी और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई इन 2041, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहा है, ये एक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। दिस ग्राफ सजेस्ट दैट, जब आपने सारे डाटा के बारे में लिख दिया फिर आप लिखो दिस ग्राफ सजेस्ट दैट व्हाइल बर्थ रेट रिमेन्ड हायर देन डेथ रेट, जो उनके बीच का डिफरेंस है वो ओवर टाइम कम होता जा रहा है। वही मैंने आपको एनालिसिस के टाइम दिखाया था। तो ये जो इंक्रीज इन डेथ रेट है, अब भाई डेथ रेट बढ़ता जा रहा है कंट्री के अंदर, वो क्यों हो रहा है, या तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बूढ़ी हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं देश में, या और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फर्टिलिटी रेट गिर गई कंट्री के अंदर, ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं हो रही, लाइक बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, तो भाई ऑब्वियसली पॉपुलेशन चेंज तो आएगा ना, ठीक है। सो ओवरऑल अपने कंक्लूजन के लिए ये वर्ड याद कर लो, ओवरऑल। ओवरऑल डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा पॉपुलेशन ग्रोथ में स्लो डाउन इन द फ्यूचर। ये ओपिनियन नहीं है, गलती मत करना इस चीज को, ये आपका ओपिनियन नहीं है, ये डाटा दिखा रही है चीज, इसीलिए आपने वो वर्ड यूज किया में। सो ओवरऑल डाटा इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू। अब मैच करो उसी स्ट्रक्चर से जो मैंने आपको दिया। मैंने इंट्रोड्यूस किया मेन आइडिया या ट्रेंड, यस, रुको इसे क्लियर करके दिखाते। मैंने इंट्रोड्यूस किया मेन आइडिया या ट्रेंड, यस। फिर मैंने मेंशन किया टाइप ऑफ डेटा, यस। मैंने ऑलरेडी ग्राफ से की ट्रेंड्स और पैटर्न्स देख लिए थे, जो जो क्या थे, बर्थ रेट और डेथ रेट, मैचिंग। मैंने कंपेयर कर लिया दोनों को, ये रहा बर्थ रेट रिमेन्ड हायर देन द डेथ रेट, मैंने दोनों को कंपेयर भी कर लिया। परसेंटेज का कुछ काम नहीं था, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दे दिया कि डेथ रेट क्यों बढ़ रही होगी, कुड भी इस वजह से। फिर मैंने समराइज करने के लिए ओवरऑल वर्ड यूज करके अपना एक लॉजिकल प्रिडिक्शन दे दिया, ठीक है। तो कभी भी कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन करो, इस स्ट्रक्चर को माइंड में बिठा लो,
2 से 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिस कर लो, आप बहुत अच्छे से पैराग्राफ लिख के आओगे पेपर में, आई एम श्योर। ओके, अभी भी बहुत टाइम है, सो डोंट वरी, ऐसा न मत सोचना कि बहुत लेट हो गया। इसी तरह बच्चों अगले वाला भी हम समझते हैं ध्यान से, टेक्स्ट बेस्ड। क्योंकि इस बार के सैम्पल पेपर में आपके दोनों टेक्स्ट बेस्ड थे, इसीलिए मुझे लगा एक अलग स्ट्रक्चर इसका आपको सिखाना जरूरी। टेक्स्ट बेस्ड इनपुट में भी वही 3 पैराग्राफ आएंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। बट इस बार लिखने का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक, प्रोडक्ट, इवेंट, सिचुएशन, जो भी चीज गिवन है उसको इंट्रोड्यूस करोगे बाय ब्रीफली मेंशनिंग उसके की एस्पेक्ट्स या सिग्निफिकेंस, उसके की फीचर्स। ठीक है, इसी तरह बॉडी एनालिसिस लिखते टाइम आप उसके मेन फीचर हाईलाइट करोगे, उसके एडवांटेजेस या फैक्टर्स, फिर उसकी रेलेवेंस बताओगे आपके लिए, द रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट क्या होगा इन फीचर्स का उन यूजर्स के लिए जो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को अवेल करते हैं। देन आप लॉजिकल कंपैरिजन दोगे कि इन चीजों के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है, एंड अगर एप्लीकेबल हो क्वेश्चन के सिनेरियो के हिसाब से तो कोई ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस भी आप लिख सकते हो। फाइनली टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स को कंक्लूड करने के लिए आप समराइज करोगे अपना टेक अवे एंड एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन या रिकमेंडेशन या फाइनल थॉट दोगे। इट्स मोर लाइक अगर प्रोडक्ट का आ रहा है क्वेश्चन तो प्रोडक्ट रिव्यू टाइप आप लिख रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सैम्पल क्वेश्चन। ये मैंने इस साल के सैम्पल पेपर से पिक किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोडक्ट के बारे में आपने देखा ऑन अ लेबल, एक स्कूल बैग। अब मुझे पर्सनली ना इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें 50% कंटेंट तो यही है, आपको बस लॉजिकल सीक्वेंस लगा के लिंकिंग वर्ड्स और कंपैरेटिव वर्ड्स यूज करके इनको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। उससे अच्छी बात इन क्वेश्चंस में क्या होती है, यहाँ पे ये भी लिखा है किस बेसिस पे इस लेवल को एनालाइज करो, कि कैसे ये स्कूल बैग लेना एक बेनिफिशियल परचेज होगा। यानी आप उनके बायर्स के लिए एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो स्कूल बैग के बायर्स के लिए। उस पैराग्राफ को लिखते टाइम आपको क्या क्या लिखना है वो भी ये बता रहे हैं, कि इसकी इको फ्रेंडलीनेस के बारे में बात करनी है, इसके कंफर्ट के बारे में, फंक्शन, सेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड डिजाइन ऑप्शंस। तो सब आपको बता दिया आपको क्या क्या मेंशन करना है और किस तरह से। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती जो इन क्वेश्चंस में आप लोग करते हो, आप एज इट इज ये वाले वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज कर लेते हो, सेम टू सेम मत यूज करना। ठीक है, और पूरे पूरे सेंटेंसेस या वर्ड्स भी मत यूज करना, इनमें से कुछ कुछ चीजें पिक कर लो, या अगर पूरा पूरा सेंटेंस भी यूज करो तो वर्ड्स को थोड़ा बहुत चेंज करके। ठीक है, ताकि ये ना लगे आपने बिल्कुल क्वेश्चन कॉपी कर दिया है एनालिसिस लिखते टाइम। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन गिवन है ये एक्चुअली अर्गोनॉमिक का मीनिंग गिवन है। अर्गोनॉमिक डिजाइन ऐसा होता है जो मैक्सिमाइज करता है यूजर के लिए कंफर्ट, एफिशिएंसी और सेफ्टी। अगेन ये लेबल पढ़ के मैं अपना एक बार स्ट्रक्चर से इसको मैच करती हूँ। तो मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना है। मेरा टॉपिक क्या है, इको फ्रेंडली स्कूल बैग। चलो इंट्रोडक्शन का टॉपिक मिल गया, उसके की एस्पेक्ट्स या सिग्निफिकेंस तो मैं पहले वाले को ही मान लेती हूँ उसका की एस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर कर रही हूँ ताकि ये 2 चीज मैं इंट्रो में लिख रही हूँ। उसके बाद मेन फीचर्स या एडवांटेजेस, तो जैसे क्वेश्चन ने कहा कंफर्ट फीचर्स, फंक्शनैलिटी, सेफ्टी और डिजाइन, ये सब चीजें यानी ये वाली 2 3 4 5 6 ये सब मेरी बॉडी वाले पार्ट में आएगी, यानी सेकंड पैराग्राफ में। एंड लास्ट मुझे समराइज करना है कि क्या एज समवन जो दूसरों को सजेस्ट कर रही है ये बैग ले या नहीं, क्या मुझे ये सजेशन देना चाहिए या नहीं। तो आई फील यस, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा इस बैग का सारा फीचर्स एंड सब कुछ डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस। तो मैं कहूंगी कि लोग इसे ले, एंड देन आई विल स्मार्टली यूज दिस पार्ट, कि भाई ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मैक्सिमाइज करेगा कंफर्ट, एफिशिएंसी और सेफ्टी हमारे यूजर के लिए। बट हाँ देखना, मैं कैसे ये पूरी लाइन पिक नहीं करूंगी, बहुत स्मार्टली इसको थोड़ा चेंज करके ले। तो चलो आपको भी सिखाते हैं। पहला पैराग्राफ, द इको फ्रेंडली स्कूल बैग इज अ गुड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इट इज सेफ, यूजफुल,
कंफर्टेबल एंड गुड फॉर द एनवायरनमेंट। जो जो चीजें मुझे लेबल पढ़ के लगी मैंने अच्छे अच्छे सेम सिंपल एडजेक्टिव्स यहाँ डाल दिए। इट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, जिससे वेस्ट कम होती है और नेचर क्लीन रहता है। अब आप बोलोगे मैम एक तरह से आप तो यहाँ ओपिनियन डाल रहे हो गुड चॉइस लिख के, बट बच्चों उस ओपिनियन के साथ मैं एक ऐसा रीजन दे रही हूँ जो लेबल पे ही है, जो कीवर्ड्स लेबल के ही हैं। तो मैं तो बस उसको एक स्ट्रेंथन कर रही हूँ उस पॉइंट को कि हाँ ये अच्छी चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये सेफ, यूजफुल, कंफर्टेबल एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है इको फ्रेंडली स्कूल बैग का, कि ये रिसाइकल्ड मटेरियल है। तो ये हो गया एक इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। फिर मैं उसके फीचर्स पे बात करूंगी। अब अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया, क्वेश्चन में सबसे पहले जो लेबल था उसमें बात की गई है कैसे उसके ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप्स है और बैक पैनल अच्छा मैश का बना है। ठीक है, मैश का मतलब जाली वाला है ताकि ब्रीदेबल हो। मैंने इजी लाइंस लिखी हैं बिल्कुल। दिस बैग इज इजी टू कैरी बिकॉज इट हैज सॉफ्ट शोल्डर स्ट्रैप्स और एक ब्रीदेबल बैक। अगेन मैं एक बार क्वेश्चन पे वापस आऊंगी और ध्यान दिलाऊंगी आपको कि कैसे यहाँ लिखा था डिजाइन विद पैडेड शोल्डर स्ट्रैप्स, ब्रीदेबल मैश बैक पैनल। मैंने वर्ड्स यही पिक किए, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, इट हैज अ बिग मेन कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा पॉकेट्स। अब एक बैग में किसको नहीं पसंद भाई ये सब चीजें, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प होगी अपना सामान रखने में। उसके बाद अगला फीचर क्या था भाई, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स। अब रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स का क्या काम होता है कि वो रात के टाइम पे भी चमकेंगी, जिससे अगर स्टूडेंट्स लेट शाम में या देर रात इधर से उधर कहीं जा रहे हैं उस बैग के साथ, तो इजीली वो दूर से ही दिख जाएंगे गाड़ी चलाने वालों को, और इससे सेफ्टी उनकी इंप्रूव होगी। उसके बाद अगला फीचर था वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक। सो वाटर प्रूफ है मेरा बैग, जिससे मेरे बुक्स और मेरे गैजेट्स दोनों सेफ रहेंगे बारिश से। इट ऑल्सो कम्स इन ब्राइट कलर्स एंड फन डिजाइन। जो बैग है वो ब्राइट कलर्स और फन डिजाइन में आता है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। तो मैंने अपने सारे फीचर्स को लिखा, एंड अगर आप एक चीज कॉमन यूज करो, मैंने कहीं भी आई नहीं लिखा कि आई थिंक दैट, आई कैन सी दैट, आई कैन पिक फ्रॉम द लेबल दैट। ठीक है, मैंने पूरा बैग के पर्सपेक्टिव से लिखा है। ठीक है, द बैग इज, इट इज, ऐसे, एंड यही हमें करना होता है। ऑल राइट, ओवरऑल तो मैंने क्या बोला था, समराइज करने के लिए एक वर्ड याद कर लो, ओवरऑल। ओवरऑल इसका ये जो इको फ्रेंडली स्कूल बैग है एक स्मार्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि इट इज कंफर्टेबल, यूजफुल एंड स्टाइलिश while also helping the environment। क्या कहा था मैंने? ध्यान दो, मैं यही लाइंस यूज करूंगी जो क्वेश्चन के एंड में दी है, बस थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज के साथ। स्टूडेंट्स कैन कैरी देयर थिंग्स सेफली एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड विद दिस बैग। ये लाइन स्किप कर भी सकते हो, ये मैंने बाद में एक एडिशनल लाइन डाल दी थी क्योंकि मुझे छोटा लग रहा था। ठीक है, एनीवे, तो आप देखो फिर से मैच करेंगे हम उस स्ट्रक्चर के साथ। क्या मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया? यस। क्या मैंने उसका की फीचर बताया? यस। उसके बाद मैंने क्या बॉडी में उसके सारे मेन फीचर्स और एडवांटेजेस बताए? 1 2 3 4 5। यस। क्या मैंने लॉजिकल रीजनिंग दी उन सब फीचर्स के पीछे? हाँ, मैंने हर फीचर को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया। ठीक है, कोई ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस मुझे लगे भी नहीं और थे भी नहीं क्वेश्चन में, तो मैंने नहीं लिखे। ओवरऑल मेरी क्या समरी है कि इको फ्रेंडली बैग एक स्मार्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये कंफर्टेबल, यूजफुल और स्टाइलिश है, और एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को हेल्प करता है। देखा, वही स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो इन दो सैंपल्स के साथ बच्चों, आई होप आपको और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि किस तरह एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है, क्या चीज करनी होती है और क्या चीज बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, सो इसी के साथ एंड करूंगी वीडियो इस लास्ट टॉपिक के साथ कि कुछ टिप्स आपके लिए जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको एनालिटिकल पैराग्राफ। पहली टिप, फॉलो करो इस स्ट्रक्चर को बहुत केयरफुली, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, IBC। ठीक है, दूसरी टिप आपके लिए, जितने ज्यादा हो सके लिंकिंग वर्ड्स और कंपैरेटिव्स यूज करो अगर क्वेश्चन आपका अलाउ करता है। ठीक है, देन बी प्रिसाइज,
सीधी बात, नो बकवास, एज ऑलवेज। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, बार बार सेम स्ट्रक्चर या सेम पैटर्न में चीजें मत लिखना। प्रूफ रीड कर लेना ग्रामर और स्पेलिंग्स के लिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। एंड फाइनली स्टिक टू फैक्ट्स, कोई पर्सनल ओपिनियन। जो चीज ग्राफ में दिख रही है सिर्फ वो शीट पे लिखना है, और कोई अपना पर्सनल एग्जाम्पल या पर्सनल ओपिनियन वहां ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ फाइनली आई विल रैप अप दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल ऑल ऑफ यू, बाय बाय।